नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संबंधित। दूसरे नंबर पे कोविड-19 की वैक्सीन को इंडिया में रोल आउट करने से संबंधित आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 से संबंधित है। क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, What are the differences between International Court of Justice and Permanent Court of Arbitration? दोनों जो कोर्ट्स हैं हेग में हैं। हेग कहाँ पे हैं? नीदरलैंड में हैं। दोनों जो कोर्ट्स हैं वो एक ही पैलेस में हैं, पीस पैलेस में। तो फिर क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों कोर्ट्स के बीच? दूसरा पार्ट है डिस्कस द रोल ऑफ दीज कोर्ट्स इन एडजुडिकेटिंग द वेरियस केसेस रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया से संबंधित वेरियस केसेस को एडजुडिकेट करने में इन कोर्ट्स का क्या रोल रहा है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल कोर्ट्स में इंडिया की भागीदारी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो 2020 का साल एक महीने में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहा। क्या है वो बात? स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को अडोप्ट किए 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस स्टैट्यूट के तहत 1899 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश हुई। याद कीजिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में आपने हाल ही में कब सुना था? याद है ना आपको? वोडाफोन के केस में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया और इंडिया के अगेंस्ट फैसला सुनाया। तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कब इस्टेब्लिश हुई? 1899 में। इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 1922 में एक और कोर्ट इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इस्टेब्लिश हुई 1922 में और इस कोर्ट ने काम किया 1946 तक। ये कोर्ट लीग ऑफ नेशंस के साथ अटैच थी, लेकिन आपको पता है जब यूएन बनी 1945 में तो लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गई। अब लीग ऑफ नेशंस ही खत्म हो गई तो इसके साथ जो अटैच्ड कोर्ट थी ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसको भी अपना काम बंद करना पड़ा। लेकिन चूंकि यूएन इस्टेब्लिश हो गई थी तो यूएन के साथ अटैच्ड अब एक अलग से कोर्ट है जिसका नाम आपको पता है। बताइए। बिल्कुल सही सोचा आपने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा एक बात बताइए, कुलभूषण जाधव का केस अभी कौन सी कोर्ट में चल रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में। 2 कोर्ट्स अभी काम करती हैं, एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश हुई 1899 में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुई कब? 1945 में। अच्छा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा, इन दोनों कोर्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, इसमें तो कई तरह के मुकदमे जाते हैं, कई तरह के डिस्प्यूट्स जाते हैं इन्वॉल्विंग स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब बहुत ही वाइड ज्यूरिडिक्शन है इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की। इवन कोई परमानेंट जज नहीं है इसमें, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई परमानेंट जज नहीं है। जब भी कोई नया डिस्प्यूट जाता है तो उसी के हिसाब से आर्बिट्रेशन पैनल का गठन किया जाता है। जैसे वोडाफोन के केस के लिए 3 जजेस का एक पैनल का गठन किया गया था। एक नॉमिनी इंडिया के थे और एक नॉमिनी वोडाफोन के थे, एक न्यूट्रल थे। और मुझे जब भी ये बात आती है एक बात का दुख होता है कि इंडिया ने जो नॉमिनी अपॉइंट किया था उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ ही अपना वोट दिया। चलो कोई ना। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखो मेनली स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं ना वो जाते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है कुलभूषण जाधव को लेके, तो ये डिफरेंस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बीच। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो मामले हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाते। इसके बाद एक और कोर्ट है, वैसे साथ के साथ रिवाइज कर लीजिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट के तहत इस्टेब्लिश हुई थी 2002 में।
इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तो देखो वो मामले जाते हैं जब किसी देश में जीनोसाइड की खबरें होती हैं या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस होता है, तो वो सारे केस जाते हैं इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। मतलब मान लीजिए कोई देश है अफ्रीका का, तो वहां पे उस देश की सरकार ने अपने ही लोगों को मारा है, अपने ही लोगों की हत्याएं करवाई हैं, तो फिर उस देश की सरकार को जो पर्सन लीड कर रहा है या फिर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस जीनोसाइड के लिए, तो उनके खिलाफ मामला चल सकता है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो ये तो हमने कोर्ट्स के बारे में बेसिक सी जानकारी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं इंडिया की। मेन जो आर्टिकल का एसेंस है वो ये है, इन कोर्ट्स को, आईसीसी की बात वैसे नहीं की गई है इस आर्टिकल में, हेग में जो ये दो कोर्ट्स है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों हेग में है। हेग कहां पे है? नीदरलैंड में। हेग में एक पैलेस है, पीस पैलेस, उसी पैलेस में ये दोनों कोर्ट्स हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आर्टिकल का मेन एसेंस ये है, इन दोनों कोर्ट्स को हमेशा इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया है, इन कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स को सपोर्ट किया गया है, और समय समय पर इंडिया अपने डिस्प्यूट्स को इन कोर्ट्स में लेकर भी गया है। जो आर्टिकल का टाइटल है वो है इंडिया एट द हेग फ्रॉम सावरकर टू जाधव। जाधव मतलब कुलभूषण जाधव, सावरकर मतलब वीडी सावरकर। तो सबसे पहले वीडी सावरकर का केस सामने आया था 1910 में। देखो, खुदीराम बोस समेत 3 जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इनको जो फांसी दी गई थी इससे काफ़ी विचलित थे सावरकर और भी हमारे दूसरे जो योद्धा थे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मदन लाल ढींगड़ा, उन्होंने हत्या कर दी एक ब्रिटिश अधिकारी की जिनका नाम था कर्जन वाइली, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे खुदीराम बोस समेत दूसरे क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए। मदन लाल ढींगड़ा को पिस्तौल मुहैया करवाई गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। तो वीडी सावरकर की जो एक्टिविटीज थी ब्रिटेन में 1910 में, वो काफ़ी बढ़ गई थी इंडिया की आज़ादी के लिए। ब्रिटिश सरकार की आंखों में बहुत ज़्यादा अखरने लगे थे वीडी सावरकर, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया एबेटमेंट टू मर्डर के चार्ज में, और एक जहाज के थ्रू वीडी सावरकर को लाया जा रहा था इंडिया में। लेकिन देखो, जब वो जहाज फ्रांस की सीमा के नज़दीक पहुंचा तो वीडी सावरकर उस जहाज से कूद गए और तैर कर आ गए फ्रांस की सीमा पर। लेकिन जैसे ही वो फ्रांस की सीमा पर पहुंचे तो वहां पे फ्रांस के एक ब्रिगेडियर मौजूद थे। उनको लगा कि ऐसे ही कोई ब्रिटिश शिप का कोई क्रू मेंबर है, तो फ्रांस के जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने सावरकर को लौटा दिया ब्रिटेन को, मतलब ब्रिटेन के शिप में वापस वीडी सावरकर को भेज दिया गया। मतलब भाग तो गए थे, कूद गए, फ्रांस की सीमा तक पहुंच भी गए, लेकिन फ्रांस के ब्रिगेडियर ने पकड़ लिया और फ्रांस के ब्रिगेडियर ने क्रू मेंबर समझ के उनको वापस ब्रिटेन के शिप में लौटा दिया, यानी दोबारा ब्रिटिश पुलिस के पास आ गए वीडी सावरकर। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। ये बात जब फ्रांस की सरकार को पता लगी तो फ्रांस की सरकार ने अपने ब्रिगेडियर को धमकाया, अरे भाई तुमने क्या किया, प्रॉपर चैनल से तो लौटाते सावरकर को, मतलब एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसकी सहायता से लौटाना चाहिए था, आपने बिना कुछ पेपर्स वर्क साइन करे वैसे ही लौटा दिया सावरकर को। तो फिर फ्रांस सरकार ने मांग की ब्रिटेन सरकार को कि चूंकि सावरकर को नहीं लौटाया गया है फ्रांस के द्वारा, ब्रिटेन को प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स को पालन करके, यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया है, तो इसलिए आप सावरकर को हमें लौटा दीजिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। लेकिन दोनों सरकारें, फ्रांस और ब्रिटेन की सरकार राजी हो गई कि इस डिस्प्यूट को लेके जाते हैं हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस डिस्प्यूट में यह फैसला दिया, हालांकि जो ये सावरकर का एक्स्ट्राडिशन था फ्रांस की तरफ से ब्रिटेन को, ये डिफेक्टिव था, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की ट्रिब्यूनल ने यह भी आदेश दिया, अभी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ब्रिटेन के ऊपर कि वो सावरकर को वापस फ्रांस को लौटाए। हालांकि जो एक्स्ट्राडिशन था वैसा नहीं होना चाहिए था, मतलब मान्य तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अभी ब्रिटेन को लौटाना पड़े सावरकर को फ्रांस को और फिर से प्रॉपर एक
प्रोसेस चले और सावरकर को लुटाए फ्रांस ब्रिटेन को। ऐसी किसी भी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो एक्सट्रेडिशन था वो डिफेक्टिव था, लेकिन अब ब्रिटेन अपने पास ही रखे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आदेश दिया गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है भारत के संविधान का आर्टिकल 51 इंटरनेशनल लॉ और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय आर्बिट्रेशन, इन दोनों में विश्वास को प्रमोट करता है। सर बेनेगल राव ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एडवाइज़र थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब गठित हुई थी तो उसके एडवाइज़र के तौर पर काम किया था सर बेनेगल राव ने। बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के तौर पर अपॉइंट हुए 1952 में। इसके बाद 1973 में नागेंद्र सिंह सेकंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने इंडिया से। और देखो, जब 1986 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सामने आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, केस था निकारागुआ वर्सेस यूएसए के बीच। क्या हुआ था? देखो, निकारागुआ में मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी। वहाँ पे राइट विंग के कुछ ग्रुप्स ने रिबेलियन कर दिया था, तो उनको सपोर्ट किया गया था यूएसए के द्वारा हथियार और दूसरी तरह की एड प्रोवाइड करके। तो निकारागुआ केस लेकर गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि देखो, ये तो यूएसए निकारागुआ की सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, आर्म्ड इंटरवेंशन कर रहा है इनडायरेक्टली, ऐसा यूएसए नहीं कर सकता। तो जब इस केस का वर्डिक्ट दिया गया था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट थे नागेंद्र सिंह, और वर्डिक्ट गया था यूएसए के अगेंस्ट। तो उस समय अफ्रीका और एशिया के जजेस की काफ़ी वाहवाही हुई थी कि यूएसए के सामने वो दबे नहीं। उस समय कोल्ड वार चल रहा था, तो इस केस के वर्डिक्ट ने एक प्रकार से चिंगारी जनरेट करने का काम किया। निकारागुआ देखिए, एक छोटा सा देश है, आप मैप में देखिए, ये ऊपर यूएसए है, यहाँ पर मैक्सिको, अरे खुल गया, हाँ, ये निकारागुआ छोटा सा देश है, नीचे है साउथ अमेरिका और ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, बीच में सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका में है ये निकारागुआ। सेंट्रल अमेरिका अलग से कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। वैसे सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे जो देश हैं, एक प्रकार से ब्रिज मान लीजिए, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं। इसके बाद और केसेस की अगर हम बात करें, इसके अलावा और केसेस की बात करें, 1958 में डिस्प्यूट पैदा हो गया था पुर्तगाल और इंडिया के बीच। जैसा देखो, आपको पता है 1961 तक गोवा, इसके अलावा दमन एंड दीव, ये पुर्तगाल के पास थे। इंडिया बोल रहा था कि भैया आप जाओ यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है, गोवा एंड दमन एंड दीव में ये इंडिया की टेरिटरी है। लेकिन पुर्तगाल वाले थे, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो माहौल बनना स्टार्ट हो गया था 1961 से पहले इंडिया ने प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया था पुर्तगाल को, भाई चले जाओ, शांति से चले जाओ। तो उसी समय क्या हुआ था, 1958 में दमन एंड दीव में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज होकर आई थी। उसको दबाने के लिए पुर्तगाल ने कुछ शिप्स भेजे थे जिसमें आर्म्स और बाकी चीज़ें थी, लेकिन इंडिया ने पुर्तगाल के इन शिप्स को अलाउ नहीं किया इंडिया की टेरिटरी को क्रॉस करने के लिए। तो पुर्तगाल इस मामले को लेकर गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया कि पुर्तगाल के पास सिविल पैसेज का तो अधिकार है, मतलब आप कुछ सिविलियन ले जा सकते हो, सिविल सामान ले जा सकते हो, लेकिन आप अपने सोल्जर्स को नहीं ले जा सकते इंडिया की टेरिटरी से, या फिर हथियार वगैरह नहीं ले जा सकते। ये वर्डिक्ट दिया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। हालांकि उस समय ताइवान के जो जज थे मिस्टर वेलिंगटन, उन्होंने पुर्तगाल का समर्थन किया था कि पुर्तगाल के पास अपने आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस, आर्म्स एंड एमनिशन को भी इंडिया की टेरिटरी को क्रॉस करके ले जाने का अधिकार है। इसके बाद देखो, एक और मामला सामने आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच का। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, प्रिया विहर टेम्पल को लेके। एक मंदिर है प्रिया विहर, इसकी सोवरेनिटी को लेके मामला था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जून 1962 में अपना वर्डिक्ट दिया कंबोडिया के पक्ष में। जब देखो ये मामला सामने आया
तो इंडिया के लीगल एडवाइजर थे के कृष्णा राव। इन्होंने भी एडवाइस किया इंडियन गवर्नमेंट को कि आपका भी तो चाइना के साथ डिस्प्यूट है ना, आप इस मामले को लेकर क्यों नहीं चले जाते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। तो क्या इंडिया इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया? पहले ही वार हो गया 1962 में, मतलब इंडिया कुछ सोच पाता, उससे पहले तो युद्ध हो ही गया था। और बिल्कुल रीसेंट मामले की बात करें वो तो है कुलभूषण जाधव से संबंधित। ये मामला अभी भी पेंडिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच डिस्प्यूट है कुलभूषण जाधव को लेके। कुलभूषण जाधव को अभी गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान का आरोप ये है कि कुलभूषण जाधव स्पाई थे, यानी जासूस थे, जबकि इंडिया का तर्क ये है कि कुलभूषण जाधव ईरान में छबार पोर्ट पर काम कर रहे थे और उनको अगवा किया गया पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा और बोल दिया गया कि ये जासूस हैं, जबकि वो इंडिया के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे। वो भारत के एक नागरिक हैं जो अपना काम कर रहे थे ईरान में। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया देखो हमेशा से सपोर्टर रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का। नवंबर 2020 में थर्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा ये बोला गया कि कैसे इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना ये हमेशा से इंडिया की डिप्लोमेसी का एक अहम पार्ट रहा है। तो हेग में ये दोनों जो कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इंडिया के अनुसार इंटरनेशनल लॉ एंड लॉफेयर को प्रमोट करने की दिशा में काम कर रही हैं। इसलिए इंडिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सपोर्ट करता है और इसके मैंडेट को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करवाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने बात की कैसे इंडिया ने हमेशा हेग में मौजूद इन इंटरनेशनल कोर्ट्स का समर्थन किया है। वैसे देखो, अगर हम चाइना की बात करें ना, तो चाइना इन कोर्ट्स का ज़्यादा सम्मान करता नहीं है। 2016 में फिलीपींस और चाइना के बीच एक डिस्प्यूट इमर्ज होकर आया था आइलैंड्स को लेके साउथ चाइना सी में। वो मामला पहुंचा था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था फिलीपींस के पक्ष में। क्या चाइना ने उस फैसले को माना? बिल्कुल भी नहीं। चाइना ने सीधी सीधी स्टेटमेंट जारी कर दी, हम इस फैसले को नहीं मानते, ना ही हम इस फैसले को फॉलो करेंगे। तो ये फैसला हमारे हिसाब से नल है, नल एंड वॉइड है। साफ तौर पे चाइना ने मना कर दिया। जबकि ऐसा ही एक डिस्प्यूट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बांग्लादेश के पक्ष में फैसला सुनाया था, टेरिटोरी को लेकर कुछ डिस्प्यूट था। तो क्या इंडिया ने उस फैसले को माना? बिल्कुल। हिंदी फिल्मों की तरह आपको पता है लास्ट में क्या होता है, तो यहीं पर वही बात है कि इंडिया ने इस फैसले को माना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में कोविड-19 की वैक्सीन को रोल आउट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया में अप्रूवल मिल गया है कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए। कौन सी वो 2 वैक्सीन्स हैं जिनको डीजीसीआई ने अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूज के लिए? पहली है कोविशील्ड। इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वैक्सीन डेवलप की गई है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा। और दूसरी वैक्सीन जिसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिला है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक की वैक्सीन है। देखो, वैसे तो आज के समय में वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया को एक हब माना जाता है। लेकिन अगर बात आए कि स्क्रैच से किसी वैक्सीन को डेवलप करना हो और उसे वर्ल्ड के बाकी देशों को प्रोवाइड करना हो, तो इस मामले में इंडिया का नाम नहीं आता। मतलब वैक्सीन से इंडिया में बनती तो हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट इंडिया में नहीं होती। जैसे ये कोविशील्ड वैक्सीन है, ये इंडिया में डेवलप नहीं हुई है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गई है, डेवलप हुई है यूके में। तो कोविड-19 ने इंडिया को एक मौका दिया था कि इंडिया अपने क्रेडेंशियल साबित करे कि हम सिर्फ वैक्सीन को मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते, हम वैक्सीन को स्क्रैच से, यानी बिल्कुल शुरुआत से डेवलप भी कर सकते हैं, इसे बाकी देशों को प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या इंडिया ने इस मौके को यूटिलाइज किया? आंसर है नो, नहीं कर पाया इंडिया। देखो, 2 वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की।
जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने तीसरे फेज का जो डेटा है वो भी अभी रिलीज नहीं किया है। मतलब क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं ना वैक्सीन के, 3 फेजेस में ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तीसरे फेज का जो ट्रायल है उसका डेटा अभी तक भारत बायोटेक के द्वारा फर्निश नहीं किया गया है। मतलब तीसरा ट्रायल अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तीसरे ट्रायल में क्या होता है, मान लीजिए 100 लोगों को चुना एक ग्रुप में, 100 लोगों के ऊपर ये ट्रायल चल रहा है, तो 50 लोगों को एक्चुअल में वैक्सीन दी जाएगी और 50 लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा ये बोल के कि आपको वैक्सीन दी जा रही है, उनको कुछ नहीं दिया जाएगा। बाद में रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है कि जिन 50 लोगों को वैक्सीन दी गई थी उन पर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, और जिनको नहीं दी गई थी बोलने के लिए उनको बोल दिया गया था कि आपको वैक्सीन दी जा रही है लेकिन एक्चुअल में उनको दी नहीं गई थी, तो उन पर क्या इंपैक्ट हुआ है और पता नहीं होता। ये रैंडमली कंडक्ट किए जाते हैं। इवन जिनको वैक्सीन दी जा रही है उनको भी नहीं पता होता और जो इंजेक्शन दे रहे हैं उनको भी नहीं पता होता। पूरी तरह से ब्लाइंडेड ये ट्रायल होता है। तो इस ट्रायल का डेटा अभी तक फर्निश नहीं किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, लेकिन पहले ही इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है। अब हम बात करें दूसरी वैक्सीन की, कोविशील्ड, जिसको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको डेवलप किया गया है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा। तो क्या इस वैक्सीन का जो तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है इंडिया से संबंधित, क्या वो पब्लिक डोमेन में रखा गया है? इसका आंसर भी है नो। देखो, इस वैक्सीन का यानी कोविशील्ड वैक्सीन का तीसरे ट्रायल का यूके और ब्राजील का डेटा तो आ गया है, लेकिन 1600 इंडियन वॉलंटियर्स के ऊपर जब ये ट्रायल किया गया था तो उससे संबंधित डेटा अभी भी नहीं आया है, लेकिन पहले ही इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है। मतलब दोनों वैक्सीन्स का तीसरे फेज का इंडियंस पर किए गए ट्रायल का डेटा पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आया है, फर्निश नहीं कर पाई हैं ना तो भारत बायोटेक और ना ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी इन दोनों के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के द्वारा, वो सिर्फ इतना है कि हाँ वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इवोक होता है वैक्सीन को लेने से। अदरवाइज और कोई डेटा नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स नहीं है और इम्यून रिस्पॉन्स कुछ इवोक होता है। राइटर कहते हैं देखो ऐसे तो बहुत सारी थेरेपीज हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी है या फिर और काफ़ी सारे टैबलेट्स, ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एंटीवायरल्स, इनके बारे में भी पहले कहा गया कि लैब की आइडियल कंडीशंस में ये इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की जो रियल टाइम की कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये थेरेपीज ठीक से काम नहीं कर पाती। तो कहीं ऐसा ही ना हो इन वैक्सीन्स के साथ भी, तो डेटा फर्निश करना जरूरी था। इसके बाद आर्टिकल में एक बात बोली जाती है कि अब तो देखो ये तीसरा फेज का जो ट्रायल है इसे कंडक्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा और अनएथिकल भी होगा। अनएथिकल कैसे? देखो अब तो वैक्सीन मार्केट में आने ही वाली हैं, तो वॉलंटियर्स को बोला जाएगा कि 50% चांसेस हैं कि आपको एक्चुअल में वैक्सीन दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ मार्केट में ये टीके लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वॉलंटियर्स ये सोचेंगे अरे जब एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट ही हो गई है तो फिर वहीं से वैक्सीनेशन करवा लेंगे ना। अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेंगे, पता भी नहीं कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में हमें टीका लगेगा भी या फिर नहीं लगेगा। तो इसलिए अब ट्रायल कंडक्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि देखो इंडिया में कई साल हो गए इस प्रकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को चलते। अभी भी बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी कि वैक्सीनेशन को लेके अफवाहें फैल जाती हैं कि वैक्सीन जो है वो अच्छी नहीं है, वैक्सीन आपको नपुंसक बना देगी, ये सब अफवाहें फैल जाती हैं। तो फिर इन वैक्सीन्स पर अगर डाउट उठेगा तो फिर लोगों का विश्वास नहीं होगा, फिर लोग इन वैक्सीन्स की वैक्सीनेशन प्रोसेस में हिस्सा लेने से मना कर देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को इन वैक्सीन्स को अप्रूवल देने से पहले सब कुछ कंसीडर करना चाहिए था। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया में कोविड-19 की वैक्सीन्स को रोल आउट करने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 से संबंधित है।
आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। देखो, जब किसी कंपनी के द्वारा कोई नई ड्रग या फिर वैक्सीन डेवलप की जाती है तो फिर उस कंपनी को उस ड्रग के लिए या फिर वैक्सीन के लिए 20 सालों के लिए पेटेंट मिल जाता है। ऐसा इसलिए ताकि उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है ड्रग या फिर वैक्सीन को डेवलप करने पर। इवन पहले भी उस कंपनी के द्वारा काफ़ी सारी रिसर्च की होगी कुछ वैक्सीन या फिर ड्रग्स को डेवलप करने पर, जो रिसर्च सफल साबित नहीं हुई होंगी, तो काफ़ी खर्चा लगा होगा उस कंपनी को। पेटेंट इसलिए दिया जाता है ताकि वो कंपनी, उस कंपनी की मोनोपोली रहे नए ड्रग के लिए कुछ सालों के लिए, फॉर एग्जांपल 20 सालों के लिए, और वो कंपनी उस मोनोपोली का इस्तेमाल करके पैसे कमा सके। यानी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए पेटेंट दिया जाता है नए ड्रग्स के लिए कंपनीज को। तो इंडिया में भी पेटेंट रूल्स 2003 में पहले देखो एक फॉर्म 27 हुआ करता था। इस फॉर्म 27 में जिस भी कंपनी को जिस ड्रग के लिए पेटेंट मिला है ना, उससे संबंधित कुछ डिटेल्स फर्निश करनी होती थी। जैसे आपको जो पेटेंट मिला है, क्या आपने उसका इस्तेमाल किया है या फिर नहीं किया है। मतलब पेटेंट मिल गया लेकिन ड्रग की ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं की तो फिर फ़ायदा क्या ना। तो ये सारी डिटेल्स फॉर्म 27 में फर्निश करनी होती है उस कंपनी को जिसको ड्रग के लिए पेटेंट मिला है, कि आपने ड्रग का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और अगर किया है तो उस ड्रग की इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी वैल्यू की। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ के हम वो ड्रग्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर 2 करोड़ की वैल्यू के वो ड्रग्स इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उस कंपनी को उस ड्रग के लिए फर्निश करनी होती है। और इस प्रकार की डिटेल यानी फॉर्म 27 जो है वो लाइसेंसी को यानी पेटेंटी को, जिसको पेटेंट मिला है या फिर लाइसेंस मिला है, उसको हर साल फर्निश करनी होती है। बट देखो, दिक्कत ये थी कि पेटेंटीज और लाइसेंसीज, ये जो प्रोविजंस हैं यानी फॉर्म 27 की हर साल आपको डिटेल्स फर्निश करनी है, इसका ब्लैटेंटली यानी खुले आम उल्लंघन करते थे। ये फॉर्म फर्निश ही नहीं करते थे या फिर फॉर्म में प्रॉपर डिटेल्स नहीं देते थे। तो इसी वजह से एक पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया जाए कि आप इस प्रोविजन को सख्ताई से पालन करवाओ। क्वेश्चन उठता है क्यों, मतलब क्या फ़ायदा होगा अगर इस फॉर्म 27 का ठीक से पालन कर भी लिया गया विभिन्न पेटेंटीज या फिर लाइसेंसीज के द्वारा। इसका आंसर देखो ये है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन आपने सुना होगा कि जब देखो किसी कंपनी को किसी ड्रग के लिए पेटेंट मिल जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई इंडिया में, वो जो ड्रग है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई महामारी की सिचुएशन है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है कि वो ड्रग जल्द से जल्द विभिन्न लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यानी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार किसी दूसरी कंपनी को अलाउ कर सकती है कि भैया पेटेंट को आप छोड़िए, भाड़ में जाए पेटेंट, आप इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी है। तो ये लाइसेंस जो दिया जाता है ना सरकार के द्वारा किसी दूसरी कंपनी को पेटेंट को इग्नोर करके, उसे कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब देखो, सरकार जब ये निर्णय लेती है कि कंपल्सरी लाइसेंस किसी कंपनी को देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, फॉर्म 27 में जो सरकार को डिटेल्स मिलेगी उसी के आधार पर तो सरकार फिर कंपल्सरी लाइसेंस देगी ना। फॉर्म 27 में सरकार को सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि उस कंपनी ने अभी तक इंडिया में कितनी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की है जिसका उसे पेटेंट मिला है, क्या उसने किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे दिया है इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर इंडिया में इंपोर्ट करके बेचा जा रहा है। सारी डिटेल्स सरकार को पता लग जाएंगी फॉर्म 27 की सहायता से। इसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था, इसलिए पिटिशनर ने पिटिशन फाइल कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो उस समय अपने रिप्लाई में कहा कि अरे इस फॉर्मेट में दिक्कत है फॉर्म 27 के, हम इसके फॉर्मेट को ठीक करवा देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जवाब देने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिस्पोज कर दिया कि हाँ ठीक है, ये गवर्नमेंट वाले यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म 27 के फॉर्मेट को ठीक करवा देगी। तो एक निश्चित टाइम फ्रेम दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर आप इस फॉर्मेट को ठीक करवाइए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम फ्रेम को फॉलो किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और 2 साल बाद अब अमेंडमेंट लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म 27 में, और ज़्यादा डिटेल्स मांगने के बजाय, यानी पिटिशनर ने तो ये सोचा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म 27 में और ज़्यादा डिटेल्स मंगवाएगी पेटेंटीज से और लाइसेंसीज से, लेकिन कुछ डिटेल्स को तो हटा ही दिया गया है। मतलब अब तो जो नया फॉर्म 27 है उसके अनुसार अब पेटेंटीज को और लाइसेंसीज को सिर्फ इतना बताना है पेटेंट ऑफिस को कि किस हद तक
आपका जो पेटेंट था उसको कॉमर्शियली यूटिलाइज किया गया है इंडिया में, या फिर पेटेंटेड इन्वेंशन को पब्लिक तक पहुंचा है, मतलब किस हद तक आपका जो पेटेंट था उसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया गया है इंडिया में, या फिर जो प्रोडक्ट है जिसको पेटेंट का इस्तेमाल करके बनाया गया है वो पब्लिक तक किस हद तक पहुंचा है। तो ये वेग सी स्टेटमेंट अब फर्निश करनी है पेटेंटीज को और लाइसेंसीज को, जबकि पहले तो प्रॉपर डिटेलिंग थी कि कितने वैल्यू का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में और कितने वैल्यू का इंपोर्ट होता है, क्या आपने पेटेंट के प्रोडक्ट को इंडिया में इस्तेमाल किया है नहीं किया है, सारी डिटेलिंग होती थी, बल्कि और ज़्यादा डिटेलिंग की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने डिटेलिंग इंक्रीज करने के बजाय कम कर दी है। तो इसके जवाब में राइटर ये कहती हैं कि प्रेशर था एक्चुअली यूएसए का। यूएसए और इंडिया के बीच पेटेंट रूल्स को लेके डिस्प्यूट चलता रहता है, तो इसलिए यूएसए के प्रेशर के चलते इंडिया ने फॉर्म 27 को अब डाइल्यूट कर दिया है। अब पहले के अपेक्षाकृत कम डिटेल्स देनी होगी पेटेंटीज को और लाइसेंसीज को। लास्ट में राइटर सजेशन भी देती हैं कि जो पीआईएल फाइल की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उस पीआईएल के अनुसार सजेशंस काफ़ी अच्छे दिए गए थे, लेकिन उनको नहीं माना गया सरकार के द्वारा। पिटिशनर में ये रिकमेंड किया गया था कि हर साल पेटेंटीज से और लाइसेंसी से ये पूछा जाए कि आपकी इन्वेंशन का प्राइस क्या है, इसकी एस्टिमेटेड डिमांड क्या है और किस हद तक आपने उस डिमांड को फुलफिल किया है। कोई दूसरी स्पेशल स्कीम या फिर स्टेप्स जो कि पेटेंटीज के द्वारा लिए गए हैं उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, ये सब अगर पेटेंटीज से और लाइसेंसीज से पूछा जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब तो रूल्स को और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।